तो कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पॉलिटी के लेक्चर में मौलिक अधिकार तक का भाग 3 हमने कवर कर लिया है। आज हम भाग 4 पढ़ेंगे। उम्मीद है कि बाकी सभी लेक्चर आपको पसंद आए होंगे। तो भाग 4 में जैसा आप जानते हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है, और वहीं अनुच्छेद 51 को इसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अर्थ क्या होता है, तो जब संविधान सभा की बैठक चल रही थी तो उसमें एक तो मौलिक अधिकार रखा गया जो गारंटी देता है लोगों को अधिकार की, लेकिन कुछ ऐसे भी अधिकार रखे गए जिसे राज्य की तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप देना संभव नहीं था, तो उसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखा गया। जैसा कि मैंने बताया कि यह भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51। इसका उद्देश्य क्या है, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यह कहाँ से लिया गया है, हमने आपको बताया था स्रोत वाले वीडियो में, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। न्यायालय में इसे लागू नहीं कराया जा सकता क्योंकि यह राज्य की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे जैसे राज्य की परिस्थितियां बेहतर होती जाएगी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के जितने भी तत्व हैं उनकी पूर्ति राज्य के द्वारा की जाएगी। ये हैं क्या, तो वे निर्देश हैं जिन्हें सरकार को शासन चलाते समय ध्यान में रखना चाहिए ताकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तीनों प्रकार के न्याय, यह मूल रूप से जोर देता है किस पर, सामाजिक और आर्थिक पर। राजनीतिक पर कौन सा जोर देता है, तो राजनीतिक पर आपका फंडामेंटल राइट जोर देता है। इसका महत्व क्या है, तो सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सरकार को नीतिगत दिशा प्रदान करना, मौलिक अधिकारों को व्यवहारिक रूप देना। वैसे तो भारतीय संविधान में इसका कोई स्पष्ट वर्गीकरण नहीं किया गया है, लेकिन जो भी संविधान के विशेषज्ञ हैं उन्होंने इसे 3 भागों में बांटा है। एक इसका समाजवादी सिद्धांत है, दूसरा गांधीवादी सिद्धांत है, तीसरा उदारवादी सिद्धांत है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं समाजवादी सिद्धांत का। प्रस्तावना वाले वीडियो में मैंने आपको समाजवादी शब्द के बारे में बताया है, तो आप कमेंट सेक्शन में आपसे उम्मीद है कि आप बताइएगा कि समाजवादी है क्या, समाजवाद क्या होता है। तो अनुच्छेद 38, सबसे पहले अनुच्छेद 38 देखते हैं। तो अनुच्छेद 38 कहता है लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। तो यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है मूल रूप से, कल्याणकारी राज्य, यानी कि इंडिया जो है वो एक वेलफेयर स्टेट है। यह कोई कैपिटलिस्ट स्टेट नहीं है कि जिसके पास जितना पूंजी है उसको उतना बढ़ावा दिया जा रहा है। यह एक वेलफेयर स्टेट है। दूसरा आर्टिकल 39 की बात करते हैं। आर्टिकल 39 का क यह कहता है सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने के अधिकार हैं। अगला अगर 39 ख का बात करते हैं तो सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधन का समान वितरण किया जाएगा। जैसे संसाधन जितना है, लैंड जितना है, उसका समान वितरण किया जाएगा। लैंड रिफॉर्म में जो एक सीलिंग वाला प्रावधान होता है, हदबंदी वाला प्रावधान, वो इसी के तहत किया जाता है। धन एवं उत्पाद के साधनों का संकेंद्रण रोकना है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई व्यक्ति अगर अमीर है तो वह अमीर ही रहे और गरीब व्यक्ति गरीब ही रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए अमीर व्यक्तियों से इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स लिया जाता है और सामाजिक कल्याण की योजनाओं में उसका खर्च किया जाता है ताकि संकेंद्रण को रोका जा सके। घ है समान कार्य के लिए समान वेतन। जैसे महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अलग अलग वेतन नहीं होना चाहिए, समान वेतन होना चाहिए। इसके लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 भी बनाया गया था, जिसे वेतन संहिता 2019 में शामिल किया गया है। कर्मकार के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों के हित, बाल श्रम से संरक्षण। जैसा कि हम जानते हैं मौलिक अधिकार में भी बाल श्रम का निषेध किया गया है। खतरनाक उद्योगों में 14 वर्ष से कम बच्चों को आर्टिकल 24, उसी प्रकार यहाँ पर भी इसका प्रावधान किया गया है। बालकों के स्वस्थ विकास का अवसर मिले। तो आप देखिएगा कि 39 में
जो बच्चे हैं उनको श्रम से संरक्षण और उनके बेहतर डेवलपमेंट की बात की गई है। 39 ये जो है यह निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। आपने नालसा का नाम सुना होगा, जो गरीब व्यक्ति होते हैं, विकलांग व्यक्ति होते हैं, जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय से आते हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए उन्हें कानूनी सहायता के लिए नालसा की स्थापना की गई है। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 41 समाजवादी विषय में। अनुच्छेद 41 क्या कहता है कि काम, शिक्षा एवं लोक सहायता का अधिकार। जैसे कोई बेकारी कर रहा है तो सरकार का यह कर्तव्य है, सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि आप उन्हें रोजगार दीजिए। बुढ़ापा बोझ न बन जाए इसलिए उनको सहायता दीजिए। वृद्धा पेंशन योजना जैसे दिया जाता है। बीमारी में सहायता देने के लिए जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, आयुष्मान भारत के अंतर्गत दिया जाता है। ये सभी समाजवादी विषय हैं, अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 42 अगर देखें तो मानवीय कार्य दशाएँ, जो भी कार्य की दशा हो, जैसे फैक्ट्री अधिनियम बना हुआ, कारखाना अधिनियम 1948, तो इसमें है कि अगर आप मजदूरों से काम करवा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि काम की जो स्थिति है वो बहुत खतरनाक हो, वो उनके स्वास्थ्य के लिए उनके स्वास्थ्य को खराब करे, नहीं, बेहतर कार्य दशाएँ होनी चाहिए। फिर मातृत्व सहायता, जैसे कोई गर्भवती महिलाएं हैं तो उस समय उनके स्वास्थ्य पोषण के लिए या फिर उनका संस्थागत डिलीवरी हो, घर में डिलीवरी ना हो जो कि खतरा से होता है, इसके लिए रखा गया है। जैसे जननी सुरक्षा योजना इस संबंध में चलता है। अनुच्छेद 43 में है कि जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी जो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बंधुआ मजदूरी होना चाहिए। बंधुआ मजदूरी के बारे में संविधान के आर्टिकल 23 में भी इसका प्रावधान किया गया है, उसका निषेध किया गया है। और मजदूरी यानी कि न्यूनतम मजदूरी होना चाहिए, इसके लिए सरकार जो है मिनिमम वेज निर्धारित करती है। और जीवन स्तर बेहतर होना चाहिए। 43 में है उद्योगों में श्रमिकों की सहभागिता। अब जैसे एक उद्योग है तो उसमें कुल मिलाकर के 3 हितधारक उसके होते हैं। एक तो जो उद्योगपति होता है वो होता है, दूसरा जो श्रमिक उस उद्योग में काम करते हैं वो होते हैं, तीसरा राज्य होता है। तो श्रमिकों की सहभागिता सुनिश्चित हो सके इसलिए 43A लागू किया गया है। 47 में जो है पोषण स्तर एवं लोक स्वास्थ्य में सुधार, इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी स्कीम चलाई जाती है। PM पोषण चलाया जाता है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना चलाए जाते हैं। इस संबंध में इसको देखा जाता है। ये हमारे समाजवादी प्रावधान हो गए। अब आते हैं गांधीवादी प्रावधान। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश की जो राजनीतिक संरचना है, सामाजिक संरचना, उसके निर्धारण में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बहुत ही अधिक महत्व है। तो इनके जो विचार हैं वो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी परिलक्षित होते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर उनको इम्प्लीमेंट करते हुए हमें गांधी जी के विचारों को प्रासंगिक बनाए रखते हैं। तो गांधीवादी सिद्धांत में सबसे पहले देखें तो आर्टिकल 40 की बात करें तो इसमें ग्राम पंचायतों का संगठन है। आप देखिएगा कि 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया गया है। और आर्टिकल 243 में अभी ग्राम पंचायत एवं नगर निकाय इनका प्रावधान भी किया गया है। आर्टिकल 43 में देखें तो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे श्री नीतीश कुमार जी, उनके द्वारा इस पर बहुत ही जोर दिया गया है। जैसे कि आप देखिएगा कि जीविका के माध्यम से जो भी योजना चलती है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, वो कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ही चलाई गई थी, ताकि हमारे जो बिहार के गांव हैं उनको सशक्त किया जा सके, उनको हाट से जोड़ा जा सके, उनको MSME से जोड़ा जा सके। वो बहुत ही बेहतरीन विजन है। 43B में देखें तो सहकारी समिति का गठन, संचालन एवं प्रबंधन। सहकारी समिति आप जानते होंगे एक सहकारिता विभाग भी बिहार में है। भारत में भी वर्तमान में सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी हैं। तो सहकारी समिति जैसे अमूल हो गई, इफ़को हो गई, इफ़को उर्वरक बनाने वाली, इनको बढ़ावा देने के लिए। आर्टिकल 46 देखें तो SC ST एवं कमजोर वर्ग की उन्नति के बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए संविधान में कई सारे प्रावधान किए गए, जैसे उनको नौकरी में आरक्षण दिया गया है, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिया गया। बिहार में खास करके बहुत सारी योजनाओं में उनको विशेष रूप से छूट, विशेष रूप से सहायता दी जाती है। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना हो गया, उसमें 50,000 रुपये स्टेट एग्ज़ाम पास करने पर और UPSC एग्ज़ाम पास करने पर 1 लाख रुपया दिया जाता है। आर्टिकल 47 देखें तो गांधी जी का जोर था कि नशीले पदार्थों पर रोक लगे। शराब
जो सेवन है वो बंद हो सके। तो इसको मूर्त रूप देने के लिए बिहार में जो है वर्ष 2016 में मद्य निषेध अधिनियम लाया गया था। आर्टिकल 48 आपका पशुपालन एवं गौ संरक्षण से संबंधित है। इस संबंध में भी काफ़ी सारे प्रयास किए गए हैं। वेटनरी कॉलेज लेकर के वेटनरी डॉक्टर ब्लॉक स्तर पर अवेलेबल होते हैं। पशुओं के चिकित्सा को सुनिश्चित करने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाती है। तो ये सभी गांधीवादी सिद्धांत से प्रेरित हैं। अब उत्तर बौद्धिक सिद्धांत देखें, उदारवादी सिद्धांत की अगर बात करें जो पाश्चात्य जगत से प्रेरित होते हैं, तो इसमें सबसे पहले आर्टिकल 44 है जो कि समान नागरिक संहिता है। आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई सारे जजमेंट इसको लागू करने के लिए दिए जा चुके हैं, हालांकि यह अभी तक लागू नहीं हो सका है। हाल में उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य बना जिसने सबसे पहली बार गोवा के बाद इसे लागू किया था। आर्टिकल 45 की बात करें तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की यह बात करता है। अगर आपको ध्यान हो तो आर्टिकल 21 में जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है वह 6 से 14 के बच्चे को दिया गया है आर्टिकल 21 में, और 0 से 6 वर्ष को निःशुल्क एवं अनिवार्य। तो आप अगर ध्यान से गौर करें तो आपके आसपास जैसे आंगनवाड़ी केंद्र होंगे तो उनमें इन्हीं बच्चों को टारगेट किया जाता है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को। 0 से 3 वर्ष तक तो उनको पोषाहार दिया जाता है, और 3 से 6 वर्ष तक आप आंगनवाड़ी में पोषण युक्त आहार के साथ वहाँ बेसिक शिक्षा जो होता है उसका भी स्टार्ट होता है। इसी प्रकार उदारवादी सिद्धांत में देखें तो कृषि एवं पशुपालन परंपरागत रहे तो वो किसानों के लिए उतना लाभकारी नहीं होता, लेकिन आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रणालियों से अगर आप करें कृषि पशुपालन तो वह लाभकारी हो सकता है। उसी प्रकार 48 में देखें तो पर्यावरण संरक्षण, जिसमें वन्य जीव एवं वन की रक्षा की बात की गई है। 49 में राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा, जितने भी हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं उनकी रक्षा की बात की गई। 50 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच पृथक्करण, यानी यहाँ शक्तियों के विभाजन की बात की गई है। नियंत्रण एवं संतुलन की बात की गई है। उसी प्रकार अनुच्छेद 51 देखें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, हमारी विदेश नीति का तो आधार ही है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व एवं वसुधैव कुटुंबकम की नीति। तो उसको मूर्त रूप देने की बात मूर्त रूप देने के लिए यहाँ निर्देश देने की बात की गई है। अब एक महत्वपूर्ण अंतर हम बात करते हैं। हमने जैसे कि मूल अधिकार भी पढ़ा है और नीति निर्देशक तत्व भी लगभग उसके सारे अनुच्छेद का अध्ययन अभी किया है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो सबसे पहला अंतर तो भाग का है। एक भाग 3 में आता है, एक भाग 4 में आता है। एक प्रकृति, मूल अधिकार न्यायिक है। अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा करके रिट दायर कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय उस पर रिट जारी कर सकती है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व का यदि कोई उल्लंघन होता है तो आप इस संबंध में यह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह गैर न्यायिक है। मूल अधिकार का उद्देश्य क्या है? तो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। उसमें आप देखे हुएगा कि समानता, अधिकार, इन सबों की बात की गई है। तो ये राजनीतिक विषय जो हैं इनको स्थापित करना है। वहीं नीति निर्देशक तत्व में आपने देखा कि यह सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र पर जोर देता है। जैसे कि आर्टिकल 39 में हम देखते हैं कि हाँ, संपत्ति का समान वितरण होना चाहिए, किसी भी एक ही व्यक्ति तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए संपत्ति। उसी प्रकार सामाजिक लोकतंत्र की अगर बात करें तो हमने देखा कि SC ST समुदाय के भी जो भी लोग हैं उनके हितों के लिए जो बेहतर कार्य हो सके वह करना चाहिए। तो जैसा कि हमने जाना, इसे लागू करवाया जा सकता है न्यायालय द्वारा, इसे सरकार द्वारा। उल्लंघन पर इसके न्यायालय जा सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व में नहीं जा सकते हैं। मूल अधिकार आप देखिएगा कि इसकी प्रकृति नकारात्मक है या राज्यों के विरुद्ध मिलता है। जैसे कि राज्य हमारी जीवन की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं कर सकता, राज्य समता का अधिकार सुनिश्चित करेगा, किसी को विशेषाधिकार प्रदान नहीं करेगा। वहीं नीति निर्देशक तत्व एक सकारात्मक है कि हाँ, राज्य को ये करना चाहिए, ये चीज़ बेहतर है कि महिलाओं को प्रसूति सहायता आर्टिकल 42 के तहत देना चाहिए, वृद्ध लोगों को भी सहायता देना चाहिए। तो ये सकारात्मक है। तो खास करके मूल अधिकार में आप देखेंगे तो यह व्यक्तिगत कल्याण पर आधारित होता है। मूल अधिकार जो है यह किसी एक व्यक्ति के कल्याण की बात करता है, वहीं नीति निर्देशक तत्व तो पूरे समाज के कल्याण की बात करता है। तो इसे लागू करने के लिए कोई विधान की ज़रूरत नहीं है मूल अधिकार, वहीं नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए विधान की ज़रूरत है। तो ये हमने अंतर पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि
राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संशोधन किया गया, तो एक तो 39 में किया गया, दूसरा 43A में, तीसरा 48A में। अभी हमने पढ़ा था कि 39 में विधिक सहायता की बात की गई है, ठीक है। 43A में अगर देखें तो यह सहकारी समिति के बारे में है, और वहीं 48A में देखें तो यह कृषि एवं पशुपालन से संबंधित, 48 है कृषि एवं पशुपालन से संबंधित, तो वही 48 की अगर 48A की बात करें तो यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। तो इन सबों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार रखने के बाद DPSP को मजबूती मिला, इसमें कुछ जोड़ा नहीं गया था। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 0 से 6 वर्ष किया गया। पहले यह 6 से 14 वर्ष था, उसको ले जा करके हम कर लिए कहाँ, उसको जा करके FR के फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 21 में कर दिए। अब एक मेंस एग्ज़ाम या प्री एग्ज़ाम में भी आप कह सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कि FR और DPSP का टकराव। यानी कि एक एग्जाम्पल ले लें, सरकार को किसी दूरस्थ गांव में एक सड़क बनानी है, वह सड़क जाता है उस वहाँ पर कोई सरकारी ज़मीन नहीं है, वह सड़क जो है निजी व्यक्तियों के ज़मीन लेगी, उसके बाद वह सड़क बनेगा। तो आपको याद होगा कि संपत्ति का अधिकार जो है पहले फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आता था 19(1)(f। तो लोग चाहें तो सड़क के लिए ज़मीन दें और चाहें तो ना दें। तो जब शुरू में गवर्नमेंट बनी, क्योंकि हम एक वेलफेयर स्टेट हैं, गवर्नमेंट का यह कार्य था कि वह बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने सड़क बनाना शुरू किया। तो लोगों ने विरोध कर दिया कि यह तो मेरे संपत्ति के अधिकार का हनन है। तो इसी में FR फंडामेंटल राइट और DPSP लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए, जैसे भूमि सुधार कानून लागू किया गया कि हाँ, आपके पास 2.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होना चाहिए, आपके पास 4 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होना चाहिए। तो वह संपत्ति के अधिकार का भी विरोध होने लगा कि भाई ये तो मेरा संपत्ति का अधिकार है, मेरे पास जितना संपत्ति हो सके उतना रहेगी। तो इन दोनों में फिर टकराव होने लगा। तो इन्हीं टकरावों के बारे में बहुत बार आपको मेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसका एक ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें केस आया था चंपकम बनाम दुराई राजन। तो इसमें जब विवाद चला तो इसमें बोला गया कि नहीं, संपत्ति का अधिकार तो भाई वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका DPSP लागू हो या ना हो, आप भूमि सुधार करें या ना करें, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन आप संविधान संशोधन के द्वारा इसमें अगर संशोधन करते हैं तो संपत्ति के अधिकार को डाइल्यूट किया जा सकता है और DPSP को ऊपर किया जा सकता है। तो सबसे इसी में संविधान संशोधन फिर कर दिया गया तत्कालीन गवर्नमेंट के द्वारा। तो फंडामेंटल राइट में संशोधन करके यहाँ DPSP को वरीयता दी गई। और आपको याद होगा 1951 में बहुत सारे भू सुधार कानून लागू किए गए। तो यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक चली। लगभग उसके 16 साल के बाद 1967 में एक गोलकनाथवाद हुआ, जिसमें मूल अधिकार में संशोधन को सब बोला गया कि आप मूल अधिकार में संशोधन कर ही नहीं सकते हैं, यानी कि संपत्ति के अधिकार को अक्षुण्ण बनाए रखा गया। बोला कि आप इसमें संशोधन करके कोई सुधार नहीं ला सकते हैं, कोई DPSP नहीं लागू होगा। तो गवर्नमेंट ने 24वां संविधान संशोधन 1971 लागू किया। इसमें संसद को शक्ति दी गई कि वह मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। वो बोला कि हम मूल अधिकार में संशोधन कर सकते हैं, हमारे पास पावर है, संसद ने बनाया। फिर 25वां संविधान संशोधन लागू किया गया, जिसमें 31 गौ जोड़ा गया। इसमें बोला गया कि अनुच्छेद 39 ख और गौ, आपको याद होगा अनुच्छेद 39 ख क्या कहता है कि जितना भी संसाधन है उसका समान वितरण होगा, और गौ क्या कहता है कि संपत्ति के केंद्रीकरण का निषेध होगा। इन दोनों को लागू करने के लिए इसे इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि यह अनुच्छेद 14 यानी कि समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 यानी कि संपत्ति का अधिकार और अनुच्छेद 31 ये भी संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, का उल्लंघन करता है। साथ में इसमें यह भी एक चीज़ जोड़ दिया गया था कि ऐसी विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो केशवानंद भारतीवाद जो 1973 में आया, इसमें बताया गया कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल विशेषता है, इसे तो आप छीन ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन आप 39 ख अन्य प्रावधान को वैध बताया गया, यानी कि 39 ख और गौ को लागू करने के लिए 14, 19 और 31 को डाइल्यूट
या उसे कम कर सकते हैं। इस संबंध में फिर 42वां संविधान संशोधन आया है। इसमें बताया गया कि नीति निर्देशक तत्व की प्राथमिकता और सर्वोच्चता को मूल अधिकार पर प्रभावी बनाया जाएगा। फिर 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से ही हटा दिया गया। तो सबसे लास्ट इस मामले में जो जजमेंट था वो मिनर्वा मिल्स जजमेंट था। मिनर्वा मिल्स जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आपको फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों में संतुलन बनाना पड़ेगा, और यह संविधान का यह जो संतुलन है यह संविधान का मूल ढांचा है। आप इस संतुलन को बिगाड़ नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा मूल डीपीएसपी चैप्टर समाप्त होता है। अब हम मूल कर्तव्य के बारे में देखते हैं। तो मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4A में है। इसको कब शामिल किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शामिल किया गया। तीसरा चीज़, इसे संविधान के अनुच्छेद 51A में रखा गया है। इसे संविधान के अनुच्छेद 51A में रखा गया है। शुरू में जो थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जब इसे शामिल किया गया था तो इसमें 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ दिया गया और वर्तमान में कुल 11 कर्तव्य हैं। तो 10 मूल था, 11 वर्तमान है। हम देखते हैं मूल कर्तव्यों को जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब जैसे लोग अधिकार के लिए तो न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन अगर आप कर्तव्य ड्यूटी नहीं निभाते हैं तो किसी न किसी के अधिकार का तो खंडन हो रहा है। यानी कि अधिकार और कर्तव्य दोनों आपस में सहसंबंधित हैं, दोनों में संतुलन की ज़रूरत है। साथ में राष्ट्रीय अनुशासन एवं एकता समाजवादी देशों से प्रेरणा ली गई। यानी कि आपको पता होना चाहिए मूल कर्तव्य हमने लिया है यूएसएसआर से। राष्ट्र निर्माण में नागरिकों की भागीदारी भी हो इसलिए भी। और मूल कर्तव्य किस समिति के अनुशंसा पर शामिल किया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति। मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए सरकार ने स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था। तो जैसा कि हमने पढ़ा अनुच्छेद 51A के तहत टोटल अभी 11 मूल कर्तव्य हैं। उन सभी मूल कर्तव्यों के बारे में अगर देखें तो सबसे पहला मूल कर्तव्य कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करें। आदर्श, संस्था, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करें, संविधान का पालन करें। स्वतंत्रता संग्राम के जो महान आदर्श हैं उनको भी अपनाएं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। देश की रक्षा करें, आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा दें। सभी भारतीयों में समरसता, भ्रातृत्व की भावना बढ़ाएं। महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध की प्रथाओं को त्याग करें। हमारी जो समन्वित साझी संस्कृति है उसकी गौरवशाली परंपरा का संरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण जैसे कि वन, झील, नदी, वन्यजीव आदि की रक्षा करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, सुधारवाद की भावना विकसित करें। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें एवं हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करें। और सबसे लास्ट में जो 86वां 2002 के द्वारा जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना अभिभावकों का कर्तव्य है। अब मूल कर्तव्य की विशेषताओं की बात करें तो यह केवल अपने नागरिकों पर लागू होता है, विदेशियों पर लागू नहीं होता है। और नैतिक दायित्व यह है, इसमें प्रत्यक्ष दंड का तो प्रावधान नहीं है। कुछ ऐसे हैं जैसे कि भारतीय ध्वज संहिता है, अगर आप झंडे का अपमान करते हैं तो आपको सजा हो सकती है। तो लेकिन प्रत्यक्ष दंड वैसा कुछ नहीं है, या न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय भी नहीं है। अगर आपने अपने मूल कर्तव्य का पालन नहीं किया तो ऐसा नहीं है कि न्यायालय आपको दंड दे देगी। लोकतांत्रिक संस्कृति को मजबूत करते हैं। अब अगर समराइज करके देखें कि तीनों में क्या अंतर है, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में, तो मूल कर्तव्य की प्रकृति जैसा हमने बताया कि नकारात्मक मूल रूप से है, लेकिन कुछ सकारात्मक तत्व भी हैं। नीति निर्देशक तत्व पूर्ण रूप से सकारात्मक हैं, वहीं मूल कर्तव्य नैतिक हैं। न्यायालय द्वारा केवल मौलिक अधिकार को लागू किया जा सकता है, जबकि मूल कर्तव्य को प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं किया जा सकता और नीति निर्देशक तत्व को तो किया ही नहीं जा सकता। इसका उद्देश्य क्या है? मूल कर्तव्य का व्यक्ति की स्वतंत्रता, नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य और मूल कर्तव्य नागरिकों का उत्तरदायित्व। एक भाग 3 में, एक 4 में, एक 4K में है। वर्मा समिति का हाल फिलहाल में सरकार ने गठन किया था। इसका काम क्या था? तो यह मूल कर्तव्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इसने सुझाव दिए थे। तो ये याद रखना है कि वर्मा समिति जो है ये निर्भया रेप कांड जो हुआ था उसके बाद बनी थी, तो इसने उसमें संशोधन भी करवाया था। जो
पैनल कोड है और वर्मा समिति का, वही वर्मा समिति थी जिसने मौलिक कर्तव्य से संबंधित भी कुछ अनुशंसा दिए थे। चलिए तो अब बात करते हैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो BPSC में पूछे गए हैं। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है, कहाँ पर वर्णित है? तो अभी हमने पढ़ा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो अगला क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहाँ पर है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। ये तो रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। BPSC में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए PYQ रिवीजन करने का ये फायदा होता है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना हमने पढ़ ही लिया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। अब हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। अब ये देखिए, भारत के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा एक सूचीबद्ध है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन बिल्कुल है, 39D में हमने पढ़ा था। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है, बिल्कुल है। छोटे परिवार का मानदंड कहीं भी सम्मिलित नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये भाग 4 में नहीं है, ये अनुच्छेद 350A में है। तो इसका फर्स्ट एवं 2 आंसर होगा, B इसका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो इसका ऑप्शन सी देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं ये प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय होते हैं, ये हमने पढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए सरकार को निर्देश देते हैं? तो अनुच्छेद 40 गांधीवादी सिद्धांत है, क्लियर है। उसके बाद अब ये अनुच्छेद अगर आपने याद किया होगा तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40, 1 का 5 समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44, कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48, न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51। क्लियर है। इसमें हम देखते हैं तो 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार निर्देशकों किस नाम से जाना जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या शामिल किया गया था? अभी हमने पढ़ा था। तो 42वें द्वारा शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्य को। 42वें के 10,000 मौलिक कर्तव्य के संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्लियर है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नया मौलिक कर्तव्य, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया। मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में से भारत का मौलिक कर्तव्य कौन है? तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, या आर्टिकल 50 DPSP है। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, यह आर्टिकल 21 में ये आपका फंडामेंटल राइट है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, यह आर्टिकल 17 आपका फंडामेंटल राइट है। जबकि हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, अब हमने BPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए इन दोनों टॉपिक के। अब हम UPSC के क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य में से कौन सा सही है? तो वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। दूसरा पहला है कि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई। ये दोनों गलत हैं, ऐसा नहीं है। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता को संरक्षित और अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध कहाँ किया गया है? तो बिल्कुल हम जानते हैं यह उपबंध हमारे मौलिक कर्तव्य में किया गया है। उसी प्रकार देखें, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में से निम्नलिखित में से क्या है? तो अब देखिएगा, मौलिक कर्तव्य मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, यह सही है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, यह नहीं किया गया है। वैज्ञानिक मनोदशा की खोज, यह सही है। व्यक्ति एवं समय की उत्कृष्टता का प्रयत्न, यह भी सही है। तो 1, 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला बात करें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना भी है, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना, उसके आदर्शों का सम्मान करना, यह भी है। लोकतंत्र चुनाव में मतदान करना, यह अभी तक शामिल नहीं किया गया हमारे मौलिक कर्तव्य में। उसी प्रकार देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो ये हम जानते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हमने कई बार बताया कि 39 के B में और C में इस संबंध में प्रावधान किए गए हैं। कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो यह तो बहुत इजी क्वेश्चन आपके लिए हो गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारत के संविधान
के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है। तो ये न्यायालय द्वारा भाग 4 प्रवृत्त होते हैं, नहीं होते हैं। किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, यह बात सही है। इसके भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, बिल्कुल। या राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि आप इस संबंध में कानून बनाइए, इसे इम्प्लीमेंट कीजिए, डी। ठीक है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण कहाँ से लिया गया है, तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। निर्बंधन तो कहीं से नहीं करते हैं, बस उनको निर्देश देते हैं। कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों गलत हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सा जोड़ा गया था, 39A, 48A और 43A। तो इसमें देखते हैं 39A, ये पुरुष एवं दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं, ये मूल संविधान में ही था, आर्टिकल 39D। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहायता, हाँ, ये जो है आपका 43A में है, तो ये संभवतः आंसर हो सकता है। काम, शिक्षा एवं सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, ये तो आपका आर्टिकल 41 में है, तो ये मूल संविधान में ही था, तो ये गलत हो जाएगा। श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन, ये आर्टिकल 43 में है, लेकिन ये मूल संविधान में ही था, मूल संविधान में, तो आपका आंसर यहाँ बी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया था। भी हमने पीछे देखा ही था कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, मुझे लगता है ये रिपीट किया गया है क्वेश्चन। ये दोनों हम लोगों के द्वारा देख लिया गया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं। कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ स्थापित है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही है, इसका आंसर सी होगा। भारत के संविधान में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है, तो आर्टिकल 51 आपको याद होगा, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक रूप में आर्थिक न्याय किस में उपबंध किया गया है, तो आर्थिक न्याय कहाँ उपबंध किया गया है। एक तो उद्देशिका में हम पढ़ते हैं सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक न्याय की 39B और C में बहुत विस्तृत व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन का आधारभूत है। देश के शासन का आधारभूत क्या है, तो जो निर्देश हमें दिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान द्वारा प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, यह है, उसमें बिल्कुल है। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, यह भी है, आर्टिकल 40, यह आर्टिकल 44। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, यह भी है, यह आपका आर्टिकल 43 में है। सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवसर तथा सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना। निम्नलिखित में कौन सा गांधीवादी सिद्धांत, अच्छा यहाँ देखिए गांधीवादी सिद्धांत, तो ग्राम पंचायत वाला और कुटीर उद्योग वाला, क्योंकि ये तो उत्तरवादी वाला है और यह जो है समाजवादी है, तो केवल 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारे ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य से संबंधित लेक्चर समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आप इसका लाभ उठाए होंगे, आपको फ़ायदा मिला होगा। आप अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।